जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएसजीडी के स्पेशल क्लास में। ये छठा क्लास है जिसमें हम देखने वाले हैं टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एसएसजीडी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, संभावित होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इलायची की पहाड़ियाँ जिन्हें येलामाला पहाड़ियाँ भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है। तो पहले तो ये जान लें कि इलायची की पहाड़ी को येलामाला के नाम से भी जाना जाता है और यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारा ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी केरल। इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं ये केरल में स्थित हैं। चलिए देख लेते हैं केरल में भी कहाँ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है केरल राज्य है, ठीक है। और इस केरल में यहाँ पे आप देखिए कैडमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ी। कैडमम को ही हिंदी में इलायची कहते हैं या इलायची को ही इंग्लिश में कैडमम कहते हैं। तो कैडमम की पहाड़ी यानी कि इलायची की पहाड़ी कहाँ है, तो केरल में। हमारा आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर है। ये सभी जो है पहाड़ी का ही नाम है, इस सबको भी आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया। ऑप्शन है हमारा ए सर जॉन सो, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड कर्नवालिस। सही आंसर हो जाएगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसको शुरू कौन किया था, द्वैध शासन को शुरू किसने किया था, इसका आप आंसर दीजिए कि द्वैध शासन को किसने शुरू किया था। खत्म तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, लेकिन इसको शुरू कौन किया था, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित और भी बातों को जानते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, यहाँ पे समझना ये होगा कि अगर एक का आखिरी होगा तो दूसरे का वो पहला होगा। जैसे मान लीजिए बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होगा वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो अब एक अगर याद करते हैं अंतिम तो पहला भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। अब भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी थे। तो इन सबको आप नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए पिछला जो क्वेश्चन था कि बंगाल में द्वैध शासन को शुरू किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इस द्वैध शासन को शुरू किया था। और यह द्वैध शासन जो था 1765 से लेकर 72 तक चला था, ठीक। 72 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसको खारिज किया, रद्द किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीता। ऑप्शन है हमारा ए इंग्लैंड, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीता। और ये महिला और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में भी कौन जीता, ऑस्ट्रेलिया ही जीता, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखते हैं वे कोशिश करें कि जब वीडियो प्रीमियर होता है शाम को 7 बजे तब जुड़ने का प्रयत्न करें और उस समय आप अपना आंसर दीजिएगा ताकि मैं आपका आंसर देख सकूं। और आपको अगर शक हो कि हाँ कब वीडियो अपलोड होता है, चूँकि डेली अपलोड नहीं होता है, 1-2 दिन पर एक वीडियो अपलोड होता है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जब वीडियो प्रीमियर होने वाला होता है यानी कि 7 बजे प्रीमियर होने वाला होता है, उसके 5 मिनट पहले मैं 6:55 में वीडियो इसका लिंक जो है शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ एक बात और, इस वीडियो मतलब पिछले 28 दिनों की मैं बात करूं तो पिछले 28 दिन में मेरे चैनल पे जो भी व्यू आता है उस व्यू में से 55% ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अब मात्र 45% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है कि क्या करना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई
कब की गई? ऑप्शन है हमारा ए 1 अप्रैल 1947, बी 1 अप्रैल 1948, सी 1 अप्रैल 1936 और डी 1 अप्रैल 1935। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और इसीलिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है ये भारत का फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर। ठीक। और बात करो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक। और बात की जाए कि इसका फर्स्ट गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो बहुत लोग सीडी देशमुख को मार देते हैं, लेकिन नहीं होगा। इसका अगर फर्स्ट गवर्नर कहे तो आंसर हो जाएगा हमें ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे इसके फर्स्ट गवर्नर थे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि पहला भारतीय या स्वतंत्र भारत का पहला, तब हम वहाँ पे मारेंगे सीडी देशमुख। तब क्या होगा? सीडी देशमुख हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वर्तमान में बात की जाए कौन है, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारत के क्या है, भारत कर रहा हूँ, आरबीआई के गवर्नर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर मुंबई है, ये भी जान लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ठीक। ऑप्शन है हमारा ए काकोरी ट्रेन डकैती, बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, सी चौरी चौरा कांड और डी गांधी इरविन समझौता। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं काकोरी ट्रेन डकैती हुआ कब था। तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदल कर दिया गया है काकोरी ट्रेन डकैती के जगह। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड की बात करें तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब देखिए क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। और इस आंदोलन को शुरू किया और भारत के लोगों से वादा किया कि मैं आप लोगों को 2 साल के अंदर जो था आप लोगों को आज़ादी दिला दूंगा। और उसी क्रम में तब तक चौरी चौरा एक गोरखपुर में जगह है, चौरी चौरा। अब आप गोरखपुर जाइएगा तो गोरखपुर के जस्ट पहले चौरी चौरा एक स्टेशन भी है छोटा सा। तो वहीं पे क्या हुआ, चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था। तो कुछ पुलिस वालों ने गांव वालों को पीट दिया। इसके विरोध में क्या किया, गांव वालों ने जाकर पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया। उस पुलिस स्टेशन में 12 लोग, शायद लगभग 12 लोग जो थे, मतलब पुलिस वाले मर गए, जल गए अंदर। ठीक। तो इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है हमारा ए झारखंड, बी गुजरात, सी उत्तराखंड और डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी गुजरात। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए कर्नाटक में देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख और नागरहोल, ये जो नेशनल पार्क हैं कहाँ है, कर्नाटक में है। इसको भी आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट 7वां प्रश्न कह रहा है जनगणना भारत में किस सूची का विषय है? ऑप्शन है हमारा ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची और डी उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए संघ सूची। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची का अर्थ हुआ कि इस विषय पर जो भी कानून बनाना होगा केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि केंद्र प्लस राज्य दोनों। अगर समवर्ती सूची में होता तो केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती थी, और राज्य सूची का जो विषय होगा उस पर राज्य कानून बनाएगा। ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची। जनगणना संघ सूची का विषय है।
और जनगणना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ठीक, अगर बात कीजिए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके समय? तो लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, जो कि हर एक 10 साल बाद होता है। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आठवां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान देता था। क्यों? क्योंकि यह लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था। और ये जो था गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का संस्थापक था। तो हमारा आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये तुगलक वंश का शासक था, जो कि विद्वान तो था लेकिन बकलूल था। सिकंदर लोदी, लोदी वंश का संस्थापक नहीं कहेंगे, इसका मतलब प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक था लोदी वंश का। ठीक, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए बस्ती, बी मथुरा, सी वाराणसी और डी बांदा। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाराणसी। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए संथाल, बी घूमर, सी झूमर और डी पाइका। सही आंसर हो जाएगा हमारा घूमर। घूमर जो है ये झारखंड से संबंधित नहीं है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी घूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया? ऑप्शन है ए चोल, बी पाल, सी राष्ट्रकूट और डी चालुक्य। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए चोल। मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर चोल राजवंशों ने शासन किया था। आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलेंगे। 12वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी बिहार। ठीक, जनसंख्या घनत्व में देखिए 4 चीज़ आप याद रखिएगा। अगर राज्य पूछे अधिक, सबसे अधिक अगर राज्य पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो बिहार। ठीक, सबसे कम पूछे, कम राज्य का मतलब सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर यूटी की बात की जाए, सबसे अधिक यूटी की अगर बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यूटी में कहे या ओवरऑल कहे, तो हमें आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ओवरऑल कहे तो भी और यूटी में कहे तो भी। और न्यूनतम यूटी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। तो इस बात को भी याद रखेगा। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और इन चारों में से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहता है, तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 13वां प्रश्न, राष्ट्रपति क्षमादान हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 61 और डी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 52 जो है बताता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा, एक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा। अनुच्छेद 72 हमें क्षमादान की शक्ति बताता है, प्रेसिडेंट के क्षमादान शक्ति को बताता है। तो हमारा आंसर यही हो गया बी, अनुच्छेद 72 आंसर हो जाएगा। सी बताता है अनुच्छेद 61 जो है ये बताता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। किस पे महाभियोग? तो राष्ट्रपति पर, यानी कि इम्पीचमेंट को बताता है। अनुच्छेद 123 की बात करें तो ये राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को बताता है।
अध्यादेश को बताता है, अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश को अनुच्छेद 123 बताता है। तो उम्मीद है आप आंसर समझे होंगे। हमारा आंसर हो जाएगा बी। और बाकी सब जो 3 एक्स्ट्रा में है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 123, इसको आप समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14वां प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी है ताप्ती, सी साबरमती और डी बैगई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती। ताप्ती की जगह कहीं आपको तापी भी देखने को मिलेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको ताप्ती ना देकर तापी दे दे, तो भी हमारा आंसर वही होगा। ताप्ती को ही तापी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं जो नर्मदा हो गया, साबरमती हो गया, बैगई हो गया, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं। नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के किनारे जो है जबलपुर स्थित है, जबलपुर, ठीक। और इसी जबलपुर में, जबलपुर का है तो मध्य प्रदेश में, और इसी जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, एमपी का हाई कोर्ट, ठीक। इस बात को भी याद रखिएगा। साबरमती, साबरमती जो है ये साबरमती के तट पर अहमदाबाद है, अहमदाबाद, गलती लिखा गया, चलिए हम हिंदी में लिखता हूँ अहमदाबाद, ठीक। नेक्स्ट है बैगई। बैगई के किनारे, बैगई जो है, बैगई नदी के किनारे मदुरै है, मदुरै, ठीक। तो इसको भी आप समझे होंगे। हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी ताप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15वां प्रश्न, प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब से मनाया जा रहा है? ऑप्शन हमारा ए 1987, बी 1989, सी 1991 और डी 1947। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी 1989 ईस्वी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कितनी हो गई थी? 5 अरब। तो तब जाकर लोगों को पता चला कि भाई जनसंख्या को कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी है, ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अब तब लोगों को शिक्षित किया गया, जागरूक किया जा रहा है कि अब आप इस सिद्धांत पे चलिए कि हम दो हमारे दो, इस सिद्धांत पे मत चलिए कि हम दो हमारे होने दो। अब पहले ज़माने में जब हम लोग मतलब छोटे छोटे थे तो आप देख सकते हैं कि एक आदमी का 10-10 गो लड़का होता था। सब उस समय क्या होता था कि हम तो हमारे जितना हो जाए तो हम चलेगा, जब तक शरीर ना था कि होने दो। लेकिन अब उस चीज़ को कम किया गया, बहुत हद तक कम किया गया है। अब आपको 2 से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, जहाँ शिक्षा की अभाव है वहाँ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जहाँ लोग शिक्षित हैं वहाँ 2 से 3 भी हो जाता है। 3 कब हो जाएगा? जब 2 गो गर्ल हो जाएगी यानी बेटी हो जाएगी, तब तीसरा बेटा, तब वहाँ पे 3, ना तो आपको 2 ही देखने को मिलेगा। लोग को अगर आप शिक्षित कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक लोग इस चीज़ को, कौन पागल है यार, 2 गो 3 गो लड़का को पालने में आदमी का हालत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाना लिखाना, आत्मनिर्भर बनाना, मोदी जी का कहना है आत्मनिर्भर भारत बनो, ठीक। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1989 में पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, तो इसीलिए उस समय से एक अभियान चलाया गया कि हम दो हमारे रहने दो। इस आधार पे चल रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन है ए एंटोनियो गुटारेस, बी डेविड मलपास, सी मसत्सुगु असाकावा और डी जिन लुकिन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए एंटोनियो गुटारेस, जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्या है? महासचिव हैं। डेविड मलपास की बात करें तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक। मसत्सुगु असाकावा की बात करें तो ये हैं एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और जिन लुकिन की बात करें तो ये AIIB के जो है हेड हैं, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17वां प्रश्न, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन है हमारा ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एड्रिन, जॉन ग्लेन। सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। याद है, अंतरिक्ष में यात्रा करने की बात करें, ये नहीं कहा कि चांद पर पहले कौन गया था, ठीक। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यूरी गागरिन जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। नेक्स्ट देखते हैं 18वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जिसको हम मयूर सिंहासन भी कहते हैं, मयूर सिंहासन। और ऐसा नहीं है कि एक नाम फेमस है दूसरा नाम फेमस नहीं है, दोनों ही फेमस है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सिंहासन तो तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन, इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था, यानी कि इसको कहाँ रखा गया था? और यही तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा जो था इसी में लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा जो कि आज कहाँ इंग्लैंड के पास है। कोहिनूर हीरा इसी तख्ते ताउस में लगा हुआ था।
ऑप्शन है ए फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, आगरा के किला, दिल्ली के लाल किला का रंग महल, या दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में इस तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को रखा गया था। अब बात आती है कि मयूर सिंहासन को बनाया कौन था, इसको बनवाया कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इस मयूर सिंहासन को या तख्ते ताउस को बनवाया था। और इस तख्ते ताउस पर यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। और इसी के समय नादिर शाह आया था, कस के इसको लतियाग दिया और कोहिनूर हीरा को नोच के लेकर चल गया इस मयूर सिंहासन में से। ठीक, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो इस तख्ते ताउस पर बैठा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुहम्मद शाह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। विचार करना है कि कौन पहले हुआ था, इसको क्रम में बताना है। तो देखिए ऑप्शन है हमारा ये, इसको बाद में देखेंगे, पर यहीं पर से सीधा बनाना चालू करें। कहा है मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो 1909 ईस्वी में आया था। ठीक, यानी कि इसको कौन पहले हुआ था कौन बाद हुआ था, इस तरह क्रम में बताना है। दूसरा कहा है कलकत्ता के स्थान पर भारत दिल्ली की राजधानी, तो 1912 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं 1911 ईस्वी के दिसंबर में घोषणा की गई कि 1912 से अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, दिल्ली रहेगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। घोषणा हुआ 1919 में, लेकिन राजधानी कब बना दिल्ली, तो 1912 से। ठीक, अगला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। अगला है लखनऊ पैक्ट, 1916 में हुआ लखनऊ पैक्ट, जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच प्यार हो गया फिर से। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले कौन हुआ, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। दूसरे में कौन आया, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तीसरे में प्रथम विश्व युद्ध और चौथा जो था लखनऊ पैक्ट। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल आंसर 1 2 3 4 के क्रम में होगा, और 1 2 3 4 के क्रम में ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए हम लोग का आंसर बी बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2022 में पद्म भूषण से टोटल 17 लोगों को सम्मानित किया गया, और पद्म विभूषण कहे तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया। अब पद्म भूषण में देखिए 2 ऐसे कंपनी के सीईओ हैं उद्योग से संबंधित है जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसमें कौन कौन है, तो एक है सुंदर पिचाई, और दूसरे व्यक्ति कौन है, सत्या नडेला। अब सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं, तो गूगल के हैं, और सत्या नडेला किसके हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अब इस आधार पर देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, गूगल है तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। गूगल के सीईओ यानी कि सुंदर पिचाई को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर ए गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21वां प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है हमारा ए ड्रम, बी तबला, सी संतूर और डी सितार। इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक संतूर वादक थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहा है टिहरी हाइड्रो पावर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है। ऑप्शन है ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, बी शरावती जल विद्युत परियोजना, सी कोयना जल विद्युत परियोजना और डी चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स जो है ये परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। बाकी तीनों परियोजनाओं को देख लेते हैं, जैसे शरावती जल विद्युत परियोजना, तो शरावती चूंकि आप जानते हैं नदी कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, तो परियोजना ये कहाँ होगी, कर्नाटक में होगी। कोयना जल विद्युत परियोजना ये भी कहाँ है, ये मतलब ये भी नहीं, ये जो है महाराष्ट्र में है। कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है, तो कोयना नदी के ऊपर ये कोयना जल विद्युत परियोजना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट कौन है, चमेरा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, तो चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये हिमाचल प्रदेश में है, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये तो आप जाने, इसके साथ साथ ये तीनों भी आप जान जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। ऑप्शन है हमारा ए जीएसटी,
बी बैंक दर, सी SLR और डी CRR। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा GST। यानी क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी एक मतलब क्या बोलते हैं हम, कौन सी ऐसी साधन है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा GST। GST का निर्धारण GST काउंसिल करती है कि किस चीज़ पर GST कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, उसमें RBI का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी ये तीनों देख लेते हैं, बैंक दर क्या होता है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है। बैंक दर देखिए क्या होता है, बैंक दर होता है वह रेट जिस पर, जैसे मान लीजिए RBI हो गया, RBI से अगर दो चार बैंक हो गया, अगर RBI से ये लोन लेते हैं, मान लीजिए XY Z 3 गो बैंक हो गया, ये RBI से जब लोन लेंगे, क्योंकि लोग के पास पैसा कभी कभी कमी हो जाता है, तो जब ये RBI से लोन लेंगे तो RBI उस पर कुछ इंटरेस्ट लेगा ना, जैसे 5% मान लीजिए इंटरेस्ट लेगा, तो उसी को कहते हैं बैंक दर। अगला है SLR। ठीक, SLR का देखिए मतलब क्या होता है। SLR को तो पहले कहते हैं, इंग्लिश में इसका पूरा नाम जानिए, स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, ये क्या होता है कि इसमें बैंक को अपने समुच्च संपत्ति का, जैसे बैंक का मान लीजिए संपत्ति 100 रुपया है, तो 100 रुपया में से एक निश्चित हिस्सा इसको अपने पास रखना होता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि 100 रुपया इसके पास है तो दिन खत्म होते तक 100 रुपया किसी को लोन दे देना, इस तरह नहीं कर सकता। तो इसलिए RBI एक फिक्स करता है कि आपको 20% अपने पास किसी भी हाल में रखना है, और वो 20% आपको रुपया के फॉर्म में नहीं रखना है, या तो सोना रखिए या फिर आप प्रतिभूति रखिए, पैसा के रूप में नहीं रखना है। तो यही एक SLR में RBI निर्धारित करता है कि आप अपने कुल हिस्से, कुल जितना आपके पास पैसा है, उस कुल पैसे का इतना प्रतिशत आप अपने पास हमेशा रखिएगा, इसको आप खत्म नहीं करना है। जो भी देना है 80 रुपया में से दीजिए, आप 20% बचा कर रखिएगा। 20% में आपको रुपया यानी कि नोट नहीं रखना है, क्या रखना है, या तो सोना रखना है या प्रतिभूति रखना है। ठीक, तो ये कहलाता है SLR। CRR क्या होता है कि CRR यही बैंक अपने कुल हिस्सा का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखता है, कुल हिस्सा का कुछ प्रतिशत RBI के पास रखता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, तो ये बैंक जो है को अपना कुल जितना उसके पास संपत्ति होती है उसका कुल हिस्सा लगभग 4% 5% जो होता है, ये कहाँ रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, एज ए गारंटी समझ लीजिए। तो इसलिए ये CRR जो है बैंक कहाँ रखता है, तो RBI के पास। SLR बैंक कहाँ रखता है, तो खुद अपने पास रखता है। बैंक दर क्या होता है, वह दर जिससे RBI से बैंक लोन लेता है। इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जाइए यूट्यूब पर, वहाँ पे सर्च कीजिए बैंक दर SLR CRR बाई अविनाश द एजुकेटर, या फिर आपका मैं इस क्या बोलते हैं आई बटन पे इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ना समझ में आया तो उस वीडियो को देखो, उसमें अच्छे से मैंने समझाने का प्रयत्न किया। 2 साल पुराना वीडियो है लेकिन समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 24वां प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन हमारा A फ्रांस, B कनाडा, C USSR और D ब्रिटेन। सही आंसर हो जाएगा हमारा C USSR। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को USSR से लिया गया है, और अगर मौलिक क्या बोलते हैं अधिकारों की बात की जाए तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक, तो हमारा आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का पहले पूरा नाम क्या होता है तो जान लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो कह रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है A न्यूयॉर्क, B लंदन, C ब्रुसेल्स और D पेरिस। सही आंसर हो जाएगा हमारा C ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और भी नाटो से संबंधित कुछ बातों को जान लीजिए, जैसे कि नाटो का यही इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहेंगे तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है तो बेल्जियम की राजधानी है। इस संगठन में टोटल कितने देश हैं तो 30 देश हैं। और इसका क्या बोलते हैं स्थापना कब हुआ था तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ओवरऑल हमारा आज का सेशन रहा।
आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप लास्ट तक जुड़े रहे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो उन लोगों को बताइए, चूँकि अब SSC GD का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, उनके पास शेयर कीजिए। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस आधार पे आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगता है, यह सेशन आपके लिए कितना उपयोगी हो पाता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ इसका 7वां एपिसोड लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।